आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। एनसीएपी जो आज की न्यूज़ में है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक्चुअली जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। एक तरीके से इसको फर्स्ट एवर एफर्ट कहा गया था कंट्री में, जो कि किस तरीके से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को और अच्छा प्रभावी बनाना है, उसका एक परिणाम था। आपको पता होगा कि हमारी जो सिटीज़ हैं वो मतलब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में काफ़ी ट्रेल कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है या पोल्यूटेड एयर जो है वो काफ़ी है। इसलिए जो है हमें नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी। इसमें जो है जो पीएम जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, जिसका डायामीटर जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम हो, तो और जो फाइन पार्टिकल्स हैं जैसे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जिनका डायामीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो, उनको अगले नेक्स्ट 5 साल में कम से कम 20% घटाने के लिए जो है ये प्लान चलाया गया, जिसमें कि जो बेस ईयर रखा गया वो 2017 था। इसका मतलब 2017 के बेस ईयर से जो PM10 और 2.5 वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन 20% घटाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। इसमें करीबन 132 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी। इनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहा गया। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जहाँ पर कि मतलब नेशनल जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें वो जो फेल रहे हैं उनको मीट करने में पिछले 5 साल में। अगर मैं बात करूँ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो ये बेसिकली जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी होती है उसको मतलब वेरियस आइडेंटिफाइड जो पोल्यूटेंट हैं उसको वहाँ से कंपैरिजन करते हैं, और उसमें जो लिस्ट ऑफ पोल्यूटेंट आते हैं वो PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकल। तो इनके जो हैं वो पोल्यूटेंट की हमें क्वांटिटी देखनी होती है। तो अगर मैं टारगेट लेवल्स देखूं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, तो कंट्री का करीबन जो एनुअल एवरेज प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं PM2.5 और PM10 की, वो करीबन 40 और 60 माइक्रोग्राम्स हैं, जो कि वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें तो वहाँ से वो 16-17 गुना ज़्यादा हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसने PM10 को और 2.5 को 20-30% जो है उसको कम करने के बारे में बात कही थी। अगर मैं इसका मतलब प्रोग्राम का ये देखूँ कि कितना सफल रहा है प्रोग्राम, तो आपको मैं बताऊँ कि 4 साल हो चुके हैं एनसीएपी को लागू हुए जनवरी 2000 जब 2019, इसका मतलब 5वां साल उसको चल रहा है। तो करीबन 38 जो सिटीज़ हैं, 132 जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं उनमें जो है वो सेंटर अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहीं ना कहीं एनुअल पोल्यूशन रिडक्शन टारगेट जो है वो डिसाइड किए हैं। दूसरा, जो हमारी ये जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर है, वो कहती है कि 37 जो सिटीज़ हैं उन्होंने सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी जो है वो कंडक्ट करवाई हैं। सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी जो है वो बेसिकली ये क्वांटिफाई करती हैं कि पोल्यूटेंट जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम देखें तो उसमें एक है एमिशन की EI जिसको एमिशन इन्वेंटरी बोलते हैं, दूसरा SA जिसको सोर्स अपॉर्शनमेंट कहते हैं। तो EI और सोर्स अपॉर्शनमेंट दोनों मिलकर के जो हैं सोर्स का, पोल्यूटेंट का जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किस तरीके से जो है वो कम करने की पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क किया जा सकता है, वो डेटा वगैरह जनरेट करने का काम जो है EI जिसको एमिशन इन्वेंटरी और सोर्स अपॉर्शनमेंट जिसको SA कहते हैं उनके थ्रू किया जाता है। तो ये रहा नेशनल क्लीन एयर का प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर का प्रोग्राम को भी मतलब अगर मैं देखूँ तो ये भी बड़ी से पॉइंट आया है कि अगर हमें क्लीन एयर को और एस्टेब्लिश करना है तो करीबन 300 के आसपास हमें मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं वो ज़रूरत पड़ेगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में ये तो रही कि एक्चुअल में इसका इंट्रोडक्शन। अब जो है हमने ये भी बात कर ली कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने क्या किया। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी छोटी शॉर्टकमिंग्स देखने को मिली हैं। वो ये है कि एक तो कोई स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं हैं कि किस तरीके से सिटीज़ के पोल्यूटेंट अगर एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनको हम किस तरीके से डील करें। डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो जब भी मतलब इसके बारे में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं या टेंडर प्रोसेस करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में हो, चाहे वो स्मोक टावर्स इंस्टॉल करने में हो, तो इनको करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अभाव होने की वजह से भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसलिए भी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज़ की वजह से
ऐसा इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो एक नया सेक्शन है, और नया सेक्शन होने की वजह से, और दूसरा हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी खुद की भी जो ट्रेनिंग है एनवायरनमेंट के सेक्टर में वो लिमिटेड होने की वजह से, या जो कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी है, कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी का मतलब वो ब्यूरोक्रेसी जो कि नीचे के लेवल तक काम करती है, चाहे वो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हों, वहाँ पर जो है इनकी थोड़ी सी कमी पड़ती है, वहाँ पे उनकी टैलेंट में कमी पड़ती है, स्किल्स में कमी पड़ती है। तो ये भी जो है नेशनल क्लीन एयर एनर्जी प्रोग्राम का एक जो है वो सीधा सा या 3-4 जो हैं वो डेफिनेट चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में जो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली ये मेंशन कर ही सकते हैं, बल्कि आप ये भी मेंशन कर सकते हैं जब आपसे अगर कंटेंट में कहीं से पूछा जाए क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, या फिर क्लाइमेट के फिनोमेना के बारे में, या फिर जो है भाई किस तरीके के भी समस्याएं चल रही हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में डील करने में इंडिया क्या कर रहा है, तो वहाँ पर भी जो है आप इसको मेंशन कर सकते हैं NCAP प्रोग्राम को। हैं कि ये जो आज टॉपिक जो आया है कि असम में एक दीपू करके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे सारे के सारे जो लोकसभा कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हम 244 आर्टिकल ए जो है 244A आर्टिकल उसको हम जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आर्टिकल 244A और 6 शेड्यूल के बारे में देखूं तो दोनों थोड़ा थोड़ा आपस में रिलेटेड हैं। अगर 6 शेड्यूल की बात करें तो 6 शेड्यूल क्या करता है, ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने की बात करता है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में। प्राइमरी पर्पज़ या आइडिया देखें इसके पीछे तो देखिए, ट्राइबल जो कल्चर है, जो आदिवासी कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने का या उसको प्रिजर्व करने के काम के लिए जो है वो 6 शेड्यूल लाया गया था। आपको याद होगा कि जब भी हमने इंडिपेंडेंस, जब हम स्वतंत्र हुए थे, उस समय बड़ा डिबेट चला था कि क्या हम जो ट्राइबल्स हैं उसको भारत की कल्चर में एसिमिलेट करना चाहते हैं या उनकी जो ओरिजिनल कल्चर है उसको हम कंजर्व करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आया कि हाँ ठीक है, हम दोनों के दोनों काम करेंगे, जिसमें कि मतलब हम ट्राइबल्स की जो कल्चर है उसको भी हम कंजर्व करेंगे, उनको भी जो है हम, लेकिन मेन स्ट्रीम में भी, डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में भी लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ट्राइबल लोगों को ये तो पता चलना चाहिए ना कि भाई हाँ, इंडिया जो है अब एक इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन कंट्री है, और जो डेवलपमेंट है उसके फ्रूट्स जो हैं वो भी ट्राइबल्स को मिलने चाहिए, वो चाहे फ्रूट्स एजुकेशन में हो चाहे वो हेल्थ में हो। तो इसलिए ट्राइबल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा चैलेंज या फिर जो एंगल सामने आता है वो ये है, दोनों चीज़ें कि किस तरीके से आप मतलब चाहे वो ट्राइबल्स को खुद पार्टनर बनाएंगे या फिर जो है ट्राइबल्स को अकेला भी छोड़ेंगे, तो ये उनके डेवलपमेंट के 2 आयाम हैं। तो 6 शेड्यूल जो है ये कोशिश करने की करता है कि वहाँ पे उनकी ट्राइबल की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एस्टेब्लिश करते हुए जो है आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में हम ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है एस्टेब्लिश करें। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम ट्राइबल की आइडेंटिटी और उनके इंटीग्रेशन को देखना है। अगर 6 शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आर्टिकल शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, और अगर आर्टिकल 244 में देखें तो आर्टिकल 244A जो है उसको 22nd अमेंडमेंट, मतलब 22वां जो अमेंडमेंट था 1969 में, उसमें जो है लाया गया था। और एक्चुअल में क्या था कि जो स्टेट ऑफ असम है उसके अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट गठित करने के बारे में ये लाया गया था, जो कि मतलब क्या करेगा, कार्बी अंगलोंग के ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उसके एरियाज़ को वो एनकम्पास करेगा। सो 244A जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे जाता है 6 शेड्यूल से। अगर मैं देखूं तो ऑटोनोमस जो स्टेट है, जो कि एक स्टेट में ऑटोनोमस स्टेट की हम व्यवस्था कर रहे हैं, वो ऑटोनोमस स्टेट जो है अपनी लेजिस्लेचर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखेगा, या फिर उसमें दोनों हो सकती हैं। ये प्रोविज़न जो है, अगर 6 शेड्यूल से बारे में बात करें तो ऑटोनोमस काउंसिल्स जो आर्टिकल 244 अंडर में जो आती हैं, या जो शेड्यूल 6 के अंडर में आती हैं, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और उनको डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के जो हैं पावर दिए जाएंगे। हालांकि 6 शेड्यूल में लिमिटेशंस ये हैं कि उनके खुद की लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है वो लिमिटेड कोई कंट्रोल नहीं है, और उनके खुद के जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। इसकी वजह से 6 शेड्यूल के जो लिमिटेशंस हैं उनको हटाने के लिए आर्टिकल 244A के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी अभी दीपू जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आसाम की, उसके मेंबर्स। यही रीज़न था कि हमने इस टॉपिक को पिक किया, क्योंकि ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। इस बहाने आपका 6 शेड्यूल का भी रिवीजन होता है। ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं आपको अपने ऐसे के या पैराग्राफ राइटिंग के भी लिए जो है काफ़ी हेल्प करते हैं, जब अपने आंसर्स को आप डाइवर्सिफाई बनाने की कोशिश करें या उसमें कंटेंट और डालने की कोशिश करें।
जनरली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं इन एरियाज़ में जहाँ पर कि उनकी जो मतलब जो कंटेंट है वो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाता है, या जो पॉइंट्स हैं वो कम डाल पाते हैं। जैसे मान लो 10 पॉइंट आपको डालने हैं और आप उसमें 6 डालते हैं, फिर वापस से जो 4 जो टॉपिक बच रहे हैं, पॉइंट बच रहे हैं, उसको आप या तो वापस से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आर्य जंक्शन चैनल पे इसी तरीके से जो है वो बाकी मुद्दों के बारे में भी आप जो है वो उसके चैनल से जुड़ सकते हैं। अब बात आती है विमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स कोर्सेज में। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ऑलमोस्ट इंडिया में करीबन 43% का जो एनरोलमेंट रेशियो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, वो वर्ल्ड ओवर जो है वन ऑफ द हाईएस्ट है। अब ये जो कथन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक तो विमेन एम्पावरमेंट में अगर हम देखें तो एक एकेडमिक डायमेंशन काफ़ी हेल्प करता है। विमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा पहलू कहीं ना कहीं विमेन का जो एकेडमिक लेवल है वो सुधारना है। आपने देखा होगा कि विमेन का जो एनरोलमेंट है प्राइमरी एजुकेशन में वो तो काफ़ी अब जो है इंडिया ने अचीव कर लिया है, लेकिन जो विमेन का जो और एनरोलमेंट है जैसे वो मतलब हायर कोर्सेज में देखें वो धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर मैं देखूं तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में अगर डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करें तो डिजिटल डिवाइड रिच और पुअर के बीच में तो दिखता ही है, जबकि मेल और फीमेल जेंडर्स में भी ये प्रतीत होता है। फीमेल और मेल में जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है उसमें भी काफ़ी जो है वेरिएशंस हैं। अब हमें अगर इकोनॉमी को या फिर एम्प्लॉयमेंट को अगर और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है जेंडर के हिसाब से, तो हमें इस पहलू पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। भले ही चाहे विमेन के प्रति हम जो है स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हों या एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हों, हालांकि वो भी अभी मेल कंपैरिजन में कम है, लेकिन वो अभी बढ़ रही है। अगर अपने परिवार में देखें तो विमेन मेंबर्स के पास जो फ़ोन जो होते हैं वो फ़ोन या तो छोटे फीचर फ़ोन्स होते हैं या फिर अगर स्मार्टफोन्स हैं तो वो मेल मेंबर्स के मुकाबले कम होते हैं, जिससे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी विमेन की कम रहती है। दूसरा समस्या ये होती है कि अगर उनके पास स्मार्टफोन्स हैं भी तो भी ज़्यादातर महिलाएं उसका उपयोग या तो कॉल्स करने के लिए करती हैं या फिर फ़ोटोज़ को देखने के लिए, जबकि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ उनकी एक्सेसिबिलिटी एक तरह से बहुत कम रहती है। कितनी ही महिलाएं होंगी जो कि यूपीआई पेमेंट कर पा सकती होंगी, बहुत ही कम महिलाएं होंगी जो कि मतलब पेमेंट्स की या ऐप्स को जो हैं वो हैंडल कर पाती होंगी। कितनी महिलाएं होंगी जो कि केवल ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस हैंडल कर पाती होंगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जब अगर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको बढ़ा रहा है, अपने एनरोलमेंट को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम हमारे फीमेल के जो रेशियो है उसको स्मार्टफोन या जो डिजिटल जो डिवाइड है नॉट ओनली एक्सेसिबिलिटी में बट उसके कंटेंट में भी हम विमेन ओरिएंटेड कंटेंट को डालें। इकोनॉमी को हम तब बढ़ा पाएंगे जब विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो विमेन ही खुद ही जो हैं वो हैंडल कर पाएँ। अगर हम हमारी इकोनॉमी का देखें तो करीबन इंडिया अपनी जीडीपी का आधा हिस्सा जोड़ सकता है अपनी जीडीपी में अगर उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो मेल मेंबर्स के बराबर आता है। तो हमने देखा कि लिटरेसी लेवल जो है विमेन के 2011 की जनगणना के अनुसार वो अभी भी करीबन आधी ही जनता जो थी वो लिटरेट थी, और उसमें भी अगर हम डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात करें तो वो जो सिचुएशन है वो और गंभीर हो जाती है। तो इंडिया को अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी को और एंश्योर करना है, सस्टेनेबल बनाना है और अपनी इकोनॉमी को और अगर पंख देने हैं तो डेफिनेटली हमें जिस हिसाब से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसको STEM सेक्शन कहते हैं, उसमें जिस हिसाब से हमने ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया है, हमें ये भी प्रयत्न करना चाहिए कि डिजिटल जो डिवाइड है जो कि रिच या पुअर के बीच में हो, चाहे वो विमेन और मेल मेंबर के बीच में हो, उसको भी हम धीरे धीरे रिड्यूस करें। गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरी है या ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ये ज़रूरी है कि विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ और विमेन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं हम ज़्यादा बनाएं, जिससे इंडिया का इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो। आपको पता है जब डिमांड प्रोडक्ट्स की विमेन के द्वारा होती है और विमेन के द्वारा ही जो हैं वो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं तो सोसाइटी में विमेन की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो सुधरती है। हमें ये भी बता दें कि जो एसेट्स के ऊपर जो विमेन की ओनरशिप है, चाहे वो प्रॉपर्टी की राइट्स हो, चाहे वो स्टार्टअप्स को जो हैं विमेन अगर हेड करती हैं, तो उसकी वजह से जो विमेन का जो एम्पावरमेंट होता है या जो विमेन लेड डेवलपमेंट होता है हम उसको अचीव कर पाते हैं।
तो ये टॉपिक जो है भले ही चाहे आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाए, लेकिन कंटेंट में कहीं ना कहीं आप चाहे सोसाइटी हो, चाहे वो ऐसे हो, पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, वहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके इसको डेफिनेट यूज़ कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कोर्सेज दोज आर करंटली रनिंग ऑन जंक्शन चैनल, यू कैन कॉन्टेक्ट दी हेल्पलाइन नंबर। देर आर डिफरेंट कोर्सेज जो कि मतलब जो हैं मेंस की जो प्रिपरेशन है उसका 100 डेज़ का वर्कशॉप, जिसमें आपको डेली का कंटेंट प्लस जो डेली के जो मतलब टेस्ट प्लस वीकेंड का टेस्ट मिला करके एक ऑल एनकम्पासिंग ऑफलाइन प्रोग्राम है। सिमिलर प्रोग्राम जो स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन भी है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। एंड यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग्स, प्लस जो जितना टाइम आपको जहाँ डालना चाहिए उसको आप जो है वो लिख सकते हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट प्लस कंटेंट में आपको जो भी मेहनत करनी होती है। देयर इज़ अनदर प्रोग्राम दैट इज़ द टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ भी जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ भी जो है हमारी उन दोनों के लिए, चाहे वो हिंदी सेक्शन हो, चाहे वो जो GS का सेक्शन है, द कोर्सेज आर रनिंग also for these two test series as well.